नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे साइकोलॉजी के ऊपर और साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनमें आज अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है वो कौन से नंबर का होने वाला है? छठे नंबर का है आज। मतलब हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस नहीं की है वह सभी विद्यार्थी प्रैक्टिस कर लें। बहुत ही शानदार शानदार पर्सन है विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से। और आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि समजान में निहित नहीं है। यानी कि क्या निहित नहीं है? समस्या समाधान, स्मृति, प्रेरणा या प्रत्यक्षण। तो संज्ञान में निहित नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें निहित? प्रेरणा, अभिप्रेरणा इसमें निहित नहीं होता है। बाकी समस्या समाधान इसमें निहित है, स्मृति इसमें निहित है, प्रत्यक्षण इसमें निहित होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या जाएगा? चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। देखिए, ये संज्ञान जो है ना वो ज्ञान से संबंधित ही है। से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। हालांकि इसको शुद्ध उच्चारण क्या करते हैं? ज्ञान करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। समज्ञान क्या होता है? प्राणी का वह व्यापक ज्ञान जिसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। बहुत सारी मानसिक क्रियाएं होती है इसमें। जैसे विद्यार्थी सोचना, विचारना, चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, स्मरण करना या कल्पना करना, समस्या समाधान करना, प्रत्यक्षण करना, ये सब किस में आ जाता है? संज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो अपना जो पहला सवाल था कि भाई इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? प्रेरणा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या चला गया था? सी चला गया था। अगला जो पर्सन है इसको भी ढंग से पढ़ लीजिए विद्यार्थियों आप। ये भी बहुत शानदार तरीके का पर्सन है। कि व्यक्तित्व की विशेषताएं, जैसे व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं होती है जैसे परोपकारिता है, इसके अलावा विश्वसनीयता है, विनम्रता है, व्यवहारिकता है, आदि विशेषताएं क्या कहलाती है? शील गुण, सामाजिकता, संगठन या संतुलन। बताओ क्या कहलाती है? तो शील गुण। ये सब व्यक्ति के शील गुण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी? जैसे परोपकारिता है, विश्वसनीयता है, विनम्रता है और व्यवहारिकता है। ये सब व्यक्ति के शील गुण कहलाते हैं। ठीक है। अगला जो पर्सन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? शील गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शील गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है उसका उद्देश्य है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। बताओ क्या है इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों राइट आंसर क्या जाएगा? ए, प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। देखिए, इसके अंतर्गत 2 शब्द आते हैं विद्यार्थी। 2 शब्द कौन से आते हैं? एक तो निर्माणात्मक आता है, एक योगात्मक आता है। निर्माणात्मक में विद्यार्थियों रचनात्मक आकलन होता है और ये सीखने के लिए आकलन है। के लिए आकलन है, सीखने के लिए। और योगात्मक में आता है समेकित आकलन भी कहते हैं इसे, और ये सीखने का आकलन है। शब्दों का फर्क है विद्यार्थियों। सीखने के लिए जो आकलन है वो कौन सा है? रचनात्मक आकलन है। और सीखने का आकलन कौन सा है? समेकित आकलन है। अगला प्रश्न को ढंग से पढ़ो विद्यार्थियों कि मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ है, इवैल्यूएशन का जो मीनिंग है वो क्या है? जांचना, परखना, परीक्षा करना या निर्णय करना। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? निर्णय करना। देखिए, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी मूल्यांकन किया जाता है तो सबसे पहले तो उसमें शिक्षण का उद्देश्य देखना होता है, फिर उसके बाद में अधिगम अनुभव होता है और फिर व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के चार्ट से इसको हम समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यह है वेदांत क्लासेस अजमेर के नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। आप चाहें तो इसको गूगल प्ले पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाकर जैसे आप डाउनलोड करोगे तो जो स्टोर है विद्यार्थियों, इसका स्टोरेज में बहुत सारे कोर्स हमने, और साथ ही में ई बुक्स वगैरह है, साथ ही में वीडियो लेक्चर है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ वीडियो लेक्चर, कुछ नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह है वो फ्री में आपको दी जाएगी और कुछ को आप खरीद सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप हमारा ये एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है उसके अलावा सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं हम उन पर स्टडी से संबंधित जो भी कंटेंट है
वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। किसी एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई भी न्यूज़ जो होती है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल वेदांत क्लासेज अजमेर के नाम से है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा है, फेसबुक है, साथ ही में ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। आप तमाम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में इनके सबके लिंक दे रखे हैं। मजा के आप डिस्क्रिप्शन को खोलिए, आप हमारे इन सभी चैनल पे पहुंच जाओगे। अगला जो पर्सन क्या है, करीब 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम बाल शिक्षा पर विचार किसने, 200 वर्षों से पहले, लगभग 200 वर्षों से पहले सर्वप्रथम बाल शिक्षा के ऊपर विचार किसने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने, रूसो ने और महात्मा गांधी ने किया था विद्यार्थियों। ये सबसे पहले किया था रूसो ने किया था, रूसो ने किया था। आपने सुना होगा रूसो का एक स्टेटमेंट, रूसो कहते हैं तो बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए विद्यार्थियों, अध्यापक या शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक को इसका अध्ययन करना चाहिए। तो बालक को इसने एक प्रकार से पुस्तक के समान बताया है और उसका प्रत्येक शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए। उसके बारे में भी किसने बोला है, रूसो ने ही बोला है। देखिए रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है, निश्चयात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा और पुस्तकीय शिक्षा और नोटा। तो विद्यार्थियों का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, निषेधात्मक शिक्षा भी राइट आंसर जाएगा। इसका इन्होंने समर्थन किया और विरोध किसका किया, इन्होंने निश्चयात्मक इसका विरोध किया, का तो विरोध किया है और इसका समर्थन किया। समर्थक किसके हैं, निषेधात्मक शिक्षा के हैं और विरोधी किसके हैं, निश्चयात्मक शिक्षा के हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर भी लिखा है निषेधात्मक शिक्षा के समर्थक है और निश्चयात्मक शिक्षा के विरोध किया है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, ये भी शानदार प्रश्न है और एक सीधा सीधा फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, स्थापना कब हुई थी, 1965 में, 1961 में, 1977 और 1951। तो इसकी स्थापना विद्यार्थियों 1961 में हुई थी। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक अपंग बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। शारीरिक रूप से कोई बालक है, शारीरिक रूप से कोई बालक है और वो अपंग है, तो उसको शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, अलग विद्यालय में उसको शिक्षा देनी चाहिए या सामान्य बालकों के साथ बैठाकर उसको शिक्षा देनी चाहिए, दिव्यांग बालकों के साथ उसको शिक्षा देनी चाहिए या विशिष्ट बालकों के साथ बैठाकर उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सामान्य बालकों के साथ बैठाकर उसको शिक्षा देनी चाहिए। अगला देखो, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा नहीं कहलाती है। 6 वर्ष तक के जो बालक है उनको जो शिक्षा दी जाती है वो क्या नहीं कहलाती, 3 तो कहलाती है, 1 नहीं कहलाती। यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं के अनुसार, तो पहली बात तो इस शिक्षा को अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा कहते हैं, पूर्व विद्यालय शिक्षा कहते हैं या पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कहते हैं या प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा कहते हैं विद्यार्थी। तो क्या इसको नहीं कहते हैं ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा। तो विद्यार्थियों 6 वर्ष के बाद में प्रारंभ होती है, 6 वर्ष से स्टार्ट होती है। प्राइमरी स्कूल कब से स्टार्ट होती है, ऐसे। बाकी ये सब प्री प्राइमरी की बातें हैं। प्री प्राइमरी को हम अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा भी कहते हैं, पूर्व विद्यालय शिक्षा भी कहते हैं और पूर्व बाल्यकाल शिक्षा भी इसको हम कह सकते हैं। पूर्व विद्यालय जो शिक्षा है तो पूर्व विद्यालय आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पूर्व विद्यालय आयु। पूर्व विद्यालय आयु भी कौन सी है, 3 वर्ष तक वाली है, इसी को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, गेट जेल के द्वारा निर्मित परीक्षण से मापन होता है, किसका होता है, बुद्धि का, सृजनात्मकता का या सामाजिकता का या रुचि का। तो विद्यार्थियों 10वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बी, सृजनात्मकता का। किसका, सृजनात्मकता का। ये विदेशी प्रशिक्षण करने वाले विद्यार्थी परीक्षण करने वाले ही हैं, गेट जेल, जैक्सन, टॉरेंस, इन्होंने सृजनात्मकता का
विदेशों में क्या किया विद्यार्थियों, मतलब ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी लेवल पर काम किया इन्होंने। भारत में तो जो परीक्षण करने का काम किया वो बाकर, मेहंदी और पासी का नाम यहाँ पर आता है। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो क्या है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, चार विकल्प दे रखे हैं। ज्ञान एवं कौशल, समस्या समाधान की योग्यता, दूसरों को जानने व समझने की क्षमता, स्वयं से बातचीत करने की क्षमता। तो 11वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो क्या जाएगा, सी जाएगा। क्या जाएगा, सी जाएगा। दूसरों को जानने व समझने की क्षमता इसका राइट आंसर होगा। देखिए हवर्ड्स गार्डनर के बारे में तो आपने सुना ही है, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। और बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए, 7 प्रकार बताए थे। 1983 में दिया गया था उस समय, लेकिन फिर 1998 में बुद्धि के प्रकार हो गए 8 और 2000 में जाकर बुद्धि के प्रकार कितने मान लिए गए, 9। इस बुद्धि के 9 प्रकारों में से एक जो प्रकार है विद्यार्थियों वो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है। कौन सी है, अंतर व्यक्तित्व है, जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरी भी होती है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, जिसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तो ये किसका पार्ट है विद्यार्थियों, अंतर व्यक्ति। ये बुद्धि जो सिद्धांत दिया बहुबुद्धि सिद्धांत, उसी में से जो पहले स्टार्टिंग में 7 और बाद में 8 और 9 जो बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं उसी में से एक बुद्धि का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दूसरों को जानने व समझने की क्षमता के बारे में बातचीत। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं। खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं मूर्त बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले या सामाजिक बुद्धि वाले, या फिर राइट आंसर क्या जाएगा, नोटा। बताओ विद्यार्थियों, क्या राइट आंसर होगा, मूर्त बुद्धि। कौन से, मूर्त बुद्धि वाले। तो मूर्त बुद्धि वालों के अंतर्गत किसको रखा गया है, जैसे कोई इंजीनियर हो गया विद्यार्थियों, साथ ही में कोई कारीगर, खेलकूद, शारीरिक कार्यों में कुशल, ये सब मूर्त बुद्धि में होते हैं। कौन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कारीगर होते हैं। अमूर्त बुद्धि में विद्यार्थियों रखा जाता है जैसे डॉक्टर को रखा जाता है, डॉक्टर को रखा जाता है। शिक्षक है, शिक्षक भी किस में आता है, अमूर्त बुद्धि वालों में आता है। साथ ही में जो साहित्यकार होता है, कौन सा साहित्यकार है, वो भी किस में आता है। तो अपना राइट आंसर तो इसका चला जाएगा ए। क्या चला जाएगा, ए। सामाजिक बुद्धि वाले हैं उसमें नेता आ जाता है, कूटनीतिज्ञ जो व्यक्ति होते हैं वो आ जाते हैं, जितने भी व्यवसायी होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं सामाजिक बुद्धि वालों में। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न है। बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था। देखो बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था विद्यार्थियों, तो इसमें नाम आता है टर्मन का। टर्मन राइट आंसर जाएगा। हालांकि स्टर्न भी इससे रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए तो बुद्धि लब्धि का समीकरण सबसे पहले किसने दिया था, बुद्धि लब्धि का समीकरण सबसे पहले किसने दिया, शब्दों का फर्क है विद्यार्थियों। सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का समीकरण दिया था स्टर्न ने। किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। लेकिन अगर बात करें बुद्धि लब्धि का समीकरण को विकसित किसने किया है, तो इसको विकसित करने में योगदान है किसका, टर्मन का। क्या है, टर्मन का है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। अनुभव का प्रत्यक्षीकरण करना कल्पना है, परिवर्तन करना ही कल्पना है, किसी नई वस्तु का सर्जन करना कल्पना है, मस्तिष्क में प्रतिमा स्थापित करना कल्पना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प को विद्यार्थियों ढंग से पढ़ो। तो राइट आंसर इसका क्या चला जाएगा, क्या जाएगा, सी जाएगा। कि किसी नई वस्तु का सर्जन करना क्या कहलाता है, सर्जनशीलता कहलाता है विद्यार्थी, कहलाता है सर्जनशीलता है, ना कि कल्पना। कल्पना तो क्या है, अनुभव का प्रत्यक्षीकरण करना कल्पना, ये राइट है बिल्कुल। परिवर्तन करना कल्पना है। मस्तिष्क में प्रतिमा स्थापित करना भी क्या है, कल्पना। जैसे आप किसी चीज का सर्जन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसकी कल्पना होती है, तो उसका मस्तिष्क में एक इमेज बनता है कि हम किस प्रकार का कोई जैसे कोई मूर्तिकार है तो मूर्तिकार उसकी पहले कल्पना करता है मैं किस टाइप की मूर्ति यहाँ पर बनाने वाला हूँ। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों, एक बच्चा सबसे पहले नियंत्रण करना किस पर सीखता, हाथों के ऊपर, सिर के ऊपर, धड़ पर या पैरों पर। तो सबसे पहले कंट्रोल करना किसके ऊपर सीखता है वो, विद्यार्थी सबसे पहले कंट्रोल करना सीखता है
सिर पर कोई भी जो बालक होता है पहले सिर पर कंट्रोल करता है, उसके बाद में वो धड़ पर कंट्रोल करता है, उसके बाद में वो हाथों पर कंट्रोल करता है और उसके बाद वो पैरों पर कंट्रोल करता है। तो सिर, धड़, हाथ और पैर, इस टाइप से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबसे पहले सिर, फिर धड़, फिर हाथ, फिर पैर, इस प्रकार से नियंत्रण करना वो सीख जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गतिक विकास का क्रम होता है अनिश्चित, सुनिश्चित, अस्थिर और स्थिर। तो गतिक विकास का जो क्रम होता है वो बड़ा ही सुनिश्चित होता है। कैसा होता है, सुनिश्चित होता है। तो हमारा जो 16 नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या जाएगा विद्यार्थियों, बी चला जाएगा। देखिए आपने देखा होगा जैसे एक छोटा बच्चा होता है सबसे पहले वो लुढ़कना सीखता है, क्या करता है, जैसे करवट लेता है लुढ़कना, फिर उसके बाद में सकता है फिसलने लग जाता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल ढुकना जिसको बोलते हैं वो चलने लगता है, फिर उसके बाद में वो खड़ा हो जाता है। एक छोटा बालक फिर क्या होता है, ढुकने चलने के बाद में खड़ा होने का प्रयास करता है, खड़ा होने के बाद में फिर वो हल्का हल्के कदमों से चलने लगता है, चलने के बाद में फिर वो भागने लगता है, हल्का हल्का भागता है, और फिर बड़ा जब और हो जाता है तो दौड़ने लगता है। तो बड़ा ही सुनिश्चित तरीके से क्या होता है विद्यार्थियों, गतिक विकास कैसे होता है, सुनिश्चित तरीके से होता है, अनिश्चित तरीके अस्तरीय स्तर नहीं होता, बल्कि क्या होगा इसका आंसर बी चला जाए। क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी शानदार तरीके का प्रश्न है। तो बालक में लुढ़कने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। बालक लुढ़कने कब लगता है, जिसको हम पलटा व्यवस्था कहते हैं। लुढ़कने की क्रिया प्रारंभ होती है 2 से 4 माह का बालक लुढ़कने लग जाता है। मतलब जैसे एक छोटा बालक होता है जिसको हम बेड पे सुला देते हैं तो उसके गिरने का डर सबसे ज्यादा कब रहता है। एक जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जिन्होंने छोटे बच्चे को देखा है या उनके जो भी बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा, तो उनको तो ये सवाल बताने की जरूरत ही नहीं। या अपने घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने भी उसके ऊपर ध्यान दिया होगा कौन सी एज में वो इस प्रकार से लुढ़कने लगता है। 2 से 4 महीने का बालक, 4 से 5 माह का बालक, 6 से 8 महीने का बालक, या 9 से 12 माह का बालक। विद्यार्थी, तो कौन सा बालक लुढ़कने लगता है, 4 से 5 माह का बालक। जब बच्चा 4 से 5 माह का हो जाता है तो उस समय उसका विशेष ध्यान रखना होता है, नहीं तो वो डायरेक्ट नीचे जाता है। तो बेड पे जब भी आप किसी बच्चे को इस प्रकार सुलाते हैं और उसके 4 से 5 महीने के बीच है तो उसका विशेष ध्यान रखें, ये आपको एडवाइस दूंगा। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ है। ना, हाथ के प्रयोग की कोई समस्या है उसका अर्थ किससे लिया गया है, उल्टे हाथ का अधिक प्रयोग करना, या मात्र सीधे हाथ का अधिक प्रयोग करना, दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग करना। मतलब एक ऐसा बालक है जो दाएं हाथ का प्रयोग करता है, एक बालक ऐसा जो बाएं हाथ का प्रयोग करता है, और एक बालक ऐसा है जो दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग देखिएगा। और डी विकल्प में दिया हुआ है कि दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ के अधिक प्रयोग में लेना। मतलब दोनों हाथों में से एक हाथ का ज्यादा यूज लेता है, वो हाथ के प्रयोग से मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो बालक होता है उसकी श्वसन दर प्रति मिनट क्या होती है, 18 बार, 20 बार, 30 बार और 35 बार। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अपना वो क्या चला जाएगा, 35 बार चला जाएगा। तो 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है उसकी श्वसन दर है वो प्रति मिनट कितनी होती है, 35 बार होती है, 35 टाइम। और 30 बार कब होती है विद्यार्थियों, जब वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में होता है उस समय। और 20 बार कब होती है, जब 6 से 12 वर्ष का जब बालक होता है उस समय उसकी श्वसन दर 20 बार होती है। और जब वो किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, या हम कहे 12 वर्ष से अधिक एज में अगर वो पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी विद्यार्थियों क्या होता है, 18 बार उसका श्वसन दर होती है। अगला और आज का जो अंतिम सवाल है वो यह है कि परिपक्वता आने पर धड़ जन्म से कितने गुना हो जाता है। जब परिपक्वता आ जाती है तो धड़ जन्म से अगर उसकी तुलना करें कितना गुना हो जाता है, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना, यह जन्म के बराबर ही रहता है। धड़ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, तो राइट आंसर जाएगा इसका बी। क्या जाएगा विद्यार्थियों, बी चला जाएगा, 3 गुना।
क्या चला जाएगा? 3 गुना चला जाएगा विद्यार्थियों। राइट आंसर हो गया इसका। देखो स्वामी विवेकानंद जी का एक मोटिवेशनल कोड है, आपने कई बार सुना भी होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो आप भी विद्यार्थियों, अगर आप वास्तव में अगर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत उस प्रकार से करो कि सिलेक्शन लेके छोड़ो। मैं तो ये कहता हूँ, इस विद्यार्थी ने एक बार पढ़ने की सोच, तो मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे नौकरी लगनी है, तो आप अपनी मेहनत को इस प्रकार से करो विद्यार्थियों कि आपको वो नौकरी मिलके ही रहे। ठीक है। और थोड़ा सा विद्यार्थी हमारा जो एप्लीकेशन है तो भी अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता लग सके हमारे इस चैनल के बारे में, इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में।